नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों को और नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। देश में जारी कोरोना के कोहराम के बीच प्रधानमंत्री मोदी हाई लेवल मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में कोरोना संकट पर चर्चा जारी है, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा हो रही है और कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हाई लेवल बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं। मीटिंग में सरकार की तैयारियों के बारे में पीएम को अवगत कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम अधिकारियों से वैक्सीनेशन में तेजी लाने पर चर्चा कर सकते हैं। इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग से जुड़े सीनियर अफसर शामिल होंगे। इसके अलावा आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री चक्रवाती तूफान तौकते पर भी मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में सरकार के सीनियर अफसर तो रहेंगे ही, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कोरोना काल में विपक्ष की ओर से की जा रही संसदीय समिति की वर्चुअल मीटिंग की मांग को लोकसभा और राज्यसभा ने ठुकरा दिया है। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर संसदीय समिति की वर्चुअल मीटिंग कराए जाने की मांग की थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से फिजिकल मीटिंग संभव नहीं है, इसलिए वर्चुअल मीटिंग को अनुमति दी जाए। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इस महामारी का सामना करने के लिए देश के डॉक्टर दिन रात एक किए हुए हैं। इस सबके बीच कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश के अलग अलग हिस्सों में अंधविश्वास भी दिखाई दे रहा है। संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह ख़त्म हो जाए, फिर से ना बढ़े। लेकिन हम अपने काम में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं कर रहे। कल 500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। हर व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है कि इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने इतने कम समय में 1000 आईसीयू बेड कैसे बना दिए। दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल कायम की है हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने। मैं इन सबको दिल्ली के लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ, इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज से हम एक और ज़रूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर आईसीयू ले जाना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, ओसीबी बनाया। हमने दिल्ली के हर ज़िले में 200-200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर जब घर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन घर पे आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवाया जाएगा।
उनके घर भी हमारी टीम जाके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देके आएगी। हमारे डॉक्टर्स ऐसे सभी लोगों के लगातार संपर्क में रहेंगे जिन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया गया। अगर उन्हें अस्पताल भेजने की बीच में ज़रूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस लेके सैनिटाइज किया जाएगा और फिर किसी दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है लेकिन वो किसी कारणवश हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप 1031 पे फ़ोन करके हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा बन सकते हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग कर सकते हैं। पर हमारे डॉक्टर्स की टीम पहले ये सुनिश्चित करेगी कि क्या आपको वाकई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर डॉक्टर्स की टीम कहती है तो आपके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवाया जाएगा। ओला फाउंडेशन और गिव इंडिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इतनी बड़ी आपदा से हम सब मिलके ही पार पा सकते हैं, अकेले नहीं हो सकता। नमस्कार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल यहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी बरकरार है, तो उसको देखते हुए यहां पर बड़ा ऐलान सीएम की ओर से कहा गया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का जो बैंक है उसकी स्थापना करने के बाद यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बैंक जो है वो बनाए जाएंगे, और जो भी मरीज घर पर आइसोलेटेड हैं या जिन्हें डॉक्टर की ओर से कहा जा रहा है कि वो घर पर रहकर कुछ दिन ऑक्सीजन लें, तो ऐसे लोगों की सहायता इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की ओर से की जाएगी। वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है डॉक्टरों की सलाह के बाद आमजनों को उनके घर पर दिया जाएगा, और इसके बाद आपको बता दें कि बाद में उनसे लेने के बाद उसे सैनिटाइज करके किसी और मरीज को दिया जाएगा। वहीं खबरों का सिलसिला आप एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे सुपरफास्ट अंदाज में। लखनऊ में शराबी पति ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबरों के मुताबिक पति से तंग आकर उसकी पत्नी अलग रहती थी, जिसके विरोध में पति ने उसके घर पर जाकर हंगामा किया और उसके साथ मारपीट की। पूरा मामला गुसाईगंज थाना क्षेत्र का है। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करना एक युवती को भारी पड़ गया। दबंगों ने पीड़िता और उसके परिजनों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला बिधुनु थाना क्षेत्र का है। महाराजगंज के परसामली थाना इलाके में 10 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप उसी गांव के रहने वाले 3 लड़कों पर है। पीड़ित और तीनों आरोपित सभी नाबालिग हैं। आरोप है कि पीड़िता के गांव में रहने वाले लड़कों ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर नहर के पास बुलाया और फिर पीड़िता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। उनमें से एक की उम्र 13 वर्ष है, एक की 11 और जो 9 वर्षीय लड़का है। आपको बता दें कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जबकि सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक में टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार और ऑटो सवार कई लोग घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला कल्याणपुर थाना इलाके का है। कासगंज के सहावर कोतवाली इलाके में मेकर्स गाड़ी को ट्रैक्टर और टक्कर ने मार दिया। आपको हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन के करीब लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सवार अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 7 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए सभी घायलों को अलीगढ़ रेफर कर दिया, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। कोविड संक्रमण काल में ऑक्सीजन की कमी से हो रही लोगों की मौत के बीच गाजीपुर से राहत देने वाली खबर सामने आई है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और अब इमरजेंसी समेत एक साथ 50 बेड के मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी।
इस ऑक्सीजन प्लांट से 1 मिनट में 80 लीटर ऑक्सीजन तैयार किया जाएगा। दरअसल जिला अस्पताल में 2 साल पहले ही ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। बस कुछ और मशीनें लगवाकर प्लांट को शुरू किया जा सकता है। उसके बाद से डीएम एसपी सिंह ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाया। प्रयागराज में निरंजनी अखाड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वामी आनंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। निरंजनी अखाड़े की ओर से स्वामी आनंद गिरी पर कुंभ में अपने परिवार को बुलाने का आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक स्वामी आनंद गिरी को बागबंबरी मठ और निरंजनी अखाड़े से निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि आनंद गिरी बड़े हनुमान मंदिर के छोटे महंत थे। ग्रेटर नोएडा में चुनावी रंजिश में प्रत्याशी रहे शख्स के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पूरा मामला जेवर थाना इलाके का है, जहां पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हरदोई में एक दरोगा को शराब पीकर शादी में पहुंचना महंगा पड़ गया। दरोगा की परमिशन चेक करने के बहाने लड़कियों से अभद्रता कर रहे थे, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने दरोगा जी की पिटाई कर दी। दरोगा की पिटाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भदोही के खमरिया नगर में पुलिस के द्वारा आंशिक कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर निकलने वाले लोगों की जमकर पिटाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा लोगों की हुई पिटाई के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। औराई कोतवाली क्षेत्र के खमरिया नगर में आंशिक कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर जो भी लोग निकल रहे हैं उन पर पुलिस सख्ती बरत रही है। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की जमकर पिटाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। लखनऊ के मलिहाबाद की ग्राम पंचायत कनार में ग्राम प्रधान की बागडोर हाथ में आते ही महिला प्रधान कमला देवी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि महिला ग्राम प्रधान कमला देवी और प्रधान प्रतिनिधि अमर सिंह ने सबसे पहले कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुद के ही गांव नालियों से लेकर गांव की गलियों को सैनिटाइज करवाया। प्रतापगढ़ में एक बार फिर लोगों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। युवक को पेड़ से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इस केस में संक्रमितों की दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक दूसरे केस में संक्रमित के परिवार के लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। मुरादनगर पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। यहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे में शव की पहचान न होने के बाद भी मृतक का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गाजियाबाद का मुरादनगर कस्बा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पहचान बन चुका है, जहां हिंदू या मुस्लिम परिवार में मौत हो जाने के बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलकर अंतिम संस्कार करते हैं। इसी कड़ी में मुरादनगर कस्बे में पुलिसकर्मियों और गांव वासियों द्वारा एक अज्ञात शव को कंधा देते हुए उसका अंतिम संस्कार करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बलिया में ऑक्सीजन लेवल कम होने से एक मरीज की मौत हो गई। परिजन ने अस्पताल पर ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में 2 पक्षों में एक दूसरों पर जमकर लाठियां चलाई। आपको बता दें कि खबरों के माने तो मामूली कहासुनी देखते हुए मारपीट में बदल गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला थाना पीजीआई के कल्ली पश्चिम गांव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर जो है देखने को मिला। शारदा नहर की रेलिंग तोड़ती हुई नदी में गिर गई कार। दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की नहर में डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 लोग बाल-बाल बच गए। वहीं एक युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। ये पूरा मामला फुलबेहड़ थाना क्षेत्र का है। यहां पर रायपुर गांव के 7 लोग एक फोर्ड फीगो कार में सवार होकर धरहरा से तिलक देकर वापस आ रहे थे। देर रात ड्राइवर ने तेज रफ्तार में नियंत्रण खो दिया और कार शारदा नहर पर बने पुल की रेलिंग तोड़ती हुई नदी में जा गिरी। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे में सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ने अधिकारियों को पीड़ित की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बधुओं को 13 मई से 5 जून तक अल्पकालिक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इन्हें 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा कराना होगा। 6 जून को समर्पण करना होगा। कोर्ट ने सूर्यभान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। यह जमानत सूर्यभान करवरिया की बेटी की 19 मई को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। बीते 24 घंटे में देश में 3,23,123 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,44,570 लोग ठीक हुए हैं। 3,879 मरीजों की मौत हो गई। इस महीने ऐसा तीसरी बार हुआ जब नए मरीज ज्यादा ठीक हुए हैं। इससे पहले 4 दिन पहले 10 मई को 3.29 लाख के सामने आए थे और 3.55 लाख संक्रमित ठीक हुए थे। अगले ही दिन 11 मई को 3.48 लोग नए मुकाबले 3.55 लाख संक्रमित ठीक हुए थे। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों की रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार बीते 24 घंटे में 15,747 नए संक्रमित मामले आए हैं। इस दौरान 312 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में इस दौरान 19,425 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त से बाहर भी हुए। कोरोना के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 42,582 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 850 मरीजों की जान चली गई। इतने ही समय में 54,535 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से संक्रमित 22,399 नए मामले सामने आए। इस अवधि में 18,638 मरीज कोविड-19 से उबरे हैं, जबकि 79 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 9,121 नए मरीज मिले हैं। पिछले कुछ दिनों से अब रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग में मिलने वाले नए मरीजों के आंकड़ों में गिरावट आई है। एक सप्ताह पहले इन शहरों में 1,000 से अधिक संक्रमण की रफ्तार थी। पिछले 24 घंटे में 195 मरीजों की जान गई है। तो वहीं पंजाब में पिछले 24 घंटे में 184 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 429 की हालत गंभीर बनी हुई है। 8,494 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में 11,297 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,297 मामले सामने आए हैं और 344 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 34,057 लोग स्वस्थ हुए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,384 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में कोरोना से इस दौरान 164 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 2,09,110 मामले उपचाराधीन हैं। राज्य में अब तक इस महामारी से कुल 6,158 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में राज्य में 12,840 मरीज ठीक हुए। गुजरात में कोरोना वायरस की 11,017 नए मामले सामने आए हैं और 102 मौतें हुई हैं, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,14,000 हो गए। 611 और अब तक मृतकों की संख्या 8,731 को पार कर गई है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 103 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 4365 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में महामारी से मरने वालों की संख्या 4,085 पर पहुंच चुकी है। झारखंड में कोरोना से 103 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 20,377 नए मामले आए हैं और वहीं 135 लोगों ने इस महामारी की वजह से दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अब तक सामने आए कुल मामलों की संख्या 10,53,117 हो गई है। तमिलनाडु में कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 30,355 मामले सामने आए तथा 293 और लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के आए नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 14,68,864 तक पहुंच चुकी है तथा मृतकों की संख्या 16,471 को पार कर गई है। केरल में कोविड-19 के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 43,529 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19,80,889 हो चुके हैं। राज्य में 24 घंटे में 95 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में एक दिन बाद फिर मरने वालों का आंकड़ा
500 के पार हो गया। यहां पर 39,998 नए संक्रमितों की पहचान हुई और 516 लोगों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में 30,000 से ज्यादा मामले मिले हैं और 293 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,970 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,202 को पार कर चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,287 नए मामले सामने आए हैं और 300 से अधिक रोगियों की मौत हो गई। हालांकि संक्रमण दर 17% पर आ गई है, जो कि एक माह में सबसे कम है। इस अवधि के दौरान 14,071 लोग ठीक हुए। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 74 और व्यक्तियों की मौत हो जाने से इससे मरने वालों की संख्या 3503 हो गई है, जबकि 9,863 नए मामले सामने आने से इस रोग से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 6,22,433 पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज श्रीनगर दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम रावत राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीकोट का निरीक्षण करेंगे। हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फेसबुक पोस्ट धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप में सैकड़ों लोग थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं फेसबुक पोस्ट मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। पूरा मामला ज्वालापुर कोतवाली का बताया जा रहा है। शुक्रवार दोपहर विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के पहले यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। तो वहीं आज सुबह को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मोक्षदायिनी मां गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ 6 माह के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट भी प्रदेश सरकार की कोरोना काल की एसओपी के अनुसार 25 तीर्थ पुरोहितों और प्रशासन की मौजूदगी में खोले गए। वहीं कपाट खुलने के साथ ही धाम में विश्व को कोरोना मुक्ति के विशेष पूजा अर्चना की गई। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बड़ी पहल करते हुए अपने आश्रम को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। उनके प्रेमनगर आश्रम में 200 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। रुड़की में बेवजह बाहर घूम रहे लोगों पर पुलिस का एक्शन जारी है। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों के चालान किए। कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच विश्व प्रसिद्ध हिमालयी धाम यमुनोत्री के कपाट 6 महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहितों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में खोले गए। यमुनोत्री में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट खोलने के दौरान इस साल भी श्रद्धालु मौजूद नहीं रहे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है। पिछले साल भी केवल तीर्थ पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ही धाम के कपाट खोले गए थे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों और मरीजों की मौत के मामले थम नहीं रहे हैं। बीते 24 घंटे में 5,775 संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 116 मरीजों ने दम तोड़ दिया। भारत में फिल्म राधे को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। तो वहीं बीते दिन इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के थिएटर्स में रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। विदेशों के सिनेमाघरों में फिल्म की सराहना करने वाले उत्सुक प्रशंसकों से लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर बुक करके तथा सुपरस्टार के प्रशंसकों ने रिलीज के तुरंत बाद ही फिल्म देखना शुरू कर दिया। नतीजन ये फिल्म के दिन सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है।